बिल्कुल ठीक। इस करो शुरुआत श्री अशोक पंडा जी, फॉर्मर रिलीफ कमिश्नर अमंगस्ट अस। सर, कैन वी हैव यू? नमस्कार महाराज साहब। आज महाराज इस राम आलो आम तो वारिया कुछ बनान कि ये आलो कैंसिल कर ये आलो महाराज ऐसे पनी मातृभूमि होता। ये जो पुकार है ये हमें अपनी मातृभूमि की तरफ से आई है, ये हमें माँ शारिका की तरफ से आई है, ये हमें माँ रागिना की तरफ से आई है। ये पुकार जो है ये हमें माँ शारदा की तरफ से आई है और उनके थ्रू जो हायर अथॉरिटीज है, जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, चाहे हमारे पीएम है, चाहे हमारे एचएम है, चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सेंटर के, उनकी तरफ से थ्रू डॉक्टर मावा ये आवाज आई। इसलिए किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि ये आवाज कहां से आई, बल्कि हमें बहुत ही खुश होना चाहिए कि 36 साल के बाद किसी ने हमें ऐसे पुकारा है। मैं डॉक्टर मावा जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इसके लिए हमने एक फॉर्म डिवाइस किया है जिसमें न कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को देनी है न कुछ देना है। एक सिंपल फॉर्म है जिससे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ जे को ये बता दें कि हम तैयार है जाने के लिए। क्योंकि अब तक मैं गवर्नमेंट में भी रहा हूं, आउटसाइड द गवर्नमेंट भी रहा हूं, हम जिस अथॉरिटी के पास जाते थे वो वहां पे बोलते थे आप तैयार ही नहीं है जाने के लिए। जब भी हमारे पास कोई आता है वो बोलता है मुझे क्वार्टर चाहिए, वो बोलता है हमें रिलीफ बढ़ाओ, वो बोलता है हमें जॉब चाहिए, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं हमें मिला जे का, कश्मीरी पंडितों का, जो ये बोले कि हम रिटर्न के लिए तैयार हैं, हमें वहां पे वापस बसाओ। तो इसलिए हमें 36 साल के बाद बहुत ही इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। अगर हम इसको सपोर्ट भी ना करें तो इसको अपोजिशन भी नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं कि जब मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो हमारी कम्युनिटी के ही है वो इसको अपोजिशन कर रहे हैं। किस बात के? डॉक्टर मावा जी को क्या जरूरत है, उसको किस चीज की जरूरत है कि वो हमें बुलाए वहां पे? अगर उसने ये इनिशिएटिव लिया तो हम क्यों इसमें भी डाल रहे हैं, अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि नहीं जी उसको इसलिए है, उसने ये किया है, उसने वो किया है। तो मैं आप सबों को ये आह्वान कर रहा हूं कि आप वो फॉर्म भरें, अच्छी तरह से भरें, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक ह्यूज नंबर लेकर जाए और उनको बोले कि हमें आप वापस ले जाओ। हम अपनी मातृभूमि को 36 साल से छोड़ रहे हैं, उसको अकेला रखा है हमने, हम उसको रिगेन करने वाले। देखो मैं एक ऐसे थ्योरेटिकल बंदा नहीं हूं, मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूं। जो ही मेरी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कुछ नहीं बोल सकता है किसी चीज के बारे में, हालांकि एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी कम्युनिटी की मदद करूं और जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया, लेकिन कोई ऐसा नहीं किया। वो मेरी अपनी कम्युनिटी थी, मेरे अपने रिलेटिव थे, मेरे अपने बच्चे थे। तो मावा साहब और मैं आज से 3 महीने पहले एक जगह पर मिले और उनके आइडियाज और मेरे आइडियाज हमने देखा कि ये आपस में मिलते जुलते हैं और मैं एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको मदद कर सकता हूं। और वो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल लेवल पे, उनकी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है एज सच,
वो भी नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो हायर अथॉरिटीज है जो पॉलिटिकल होते हैं उन तक वो हमारी ये बात पहुंचाई। उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारे जो आप लोगों ने ही उनको बताए हैं विचार उन्होंने वो बनाए हुए हैं। तो मैंने मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप आए हैं आलो करने, तो आपके पास कौन सा रोड मैप है? मैंने पूरा रोड मैप बनाया। अगर मेरे तक होगा तो मैं एक महीने में मैं 1 लाख कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेज सकता हूं। आप बताओ कैसे? देखिए, जब हमने माइग्रेशन की है, हमारे मुलाजिम जो थे परमानेंट एम्प्लॉयज वो थे 18,657, मान लीजिए 20,000। मैं गवर्नमेंट को मेरा एक रोड मैप है कि हमें 20,000 पोस्ट दिए जाए, उनको एडवर्टीजमेंट की जाए, उनके लिए एप्लीकेशन ली जाए और उसमें सिलेक्शन की जाए। हमने कुछ नहीं करना है, हमने एक लड़के को एक ऑर्डर पकड़वाना है, वो खुद जाएगा, खुद ज्वाइन करेगा, उसको कोई अकोमोडेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे नॉन पीएम पैकेज में हमारे लड़के गए थे, उन्होंने अच्छी तरह वहां पे सर्विस की, वो वहां पे रेंट पे रहते हैं, उनको अब तक भी कोई अकोमोडेशन नहीं है। वो टीचर लगे थे, वो लेक्चरर बन गए और अच्छी तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद जो इसमें पीएम पैकेज डाला गया वो हमें एक लॉलीपॉप खिलाया गया, क्योंकि वो पोस्टिंग जो है वो सुपर न्यूमरी है, मतलब जो ही हमारे बच्चे रिटायर हो जाएंगे पोस्टें खत्म। तो मुझे बताइए कश्मीर में हमारा क्या रहा? उसके बाद कुछ नहीं है हमारा कश्मीर, मतलब हम किसी पोस्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते जब तक ना हम जनरल में उतर पड़े। तो इसलिए मेरा एक पहला पॉइंट है कि 20,000 हमें पोस्टें मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कश्मीर में बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है। इस वक्त आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को, कश्मीरी पंडित बच्चों को 10% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तमाम मेडिकल कॉलेजों में हमें 10% रिजर्वेशन चाहिए, हमें एनआईटी में 10% रिजर्वेशन चाहिए, हमें आईआईटी में 10% रिजर्वेशन चाहिए, हमें तमाम यूनिवर्सिटीज में जो कश्मीर की है, हमें जम्मू में नहीं चाहिए, हमें कश्मीर में चाहिए 10% रिजर्वेशन। जब मेरा बच्चा कल एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, मैं उसको कश्मीर नहीं भेजूंगा, बिल्कुल उसी वक्त भेजूंगा। जब मेरा बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा उसी वक्त में भेजूंगा। जब मेरा बच्चा कल वहां पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में किसी प्रेस्टिजियस कोर्स में सिलेक्ट हो जाएगा जरूर भेजूंगा। एनआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा जरूर भेजूंगा मैं। इसलिए हमें उन सब इंस्टीट्यूशंस में 10% रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता है यहाँ पे सब लगभग मेरी एज के ही है। तो हमें कश्मीर में क्या होता था, वहां 2 लिस्टें बनती थी, पंडितों की और दूसरों की। पंडितों का मेरिट लिस्ट अलग बनता था, उसमें 100 में से 100 थे, पहले 100 थे पंडित, और जब सिलेक्शन होती थी पहले 2 पंडितों या 1 पंडित को लिया जाता था, बाकी 101 वाला वहां पे दूसरे नंबर पर चढ़ता था। ये आप सबों को पता है। कश्मीर में किसी को भगवान मिलता लेकिन इंजीनियरिंग सीट नहीं मिलती, कश्मीर में किसी को भगवान मिलता लेकिन एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती, ये आप सबों को पता है। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुई है। अगर हम किसी स्टेज पर पहुंचे हैं तो वो अपनी मेहनत से हम पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्चुअल माइग्रेशन एक किस्म की कब स्टार्ट होगी, जब हमारे मेरिटोरियस बच्चे को, जिसको 99% मार्क्स आए थे, उसको वो सिलेक्ट नहीं हुआ, वो बेचारा बोलने लगा कि मुझे क्या है यहाँ पे, मुझे ये क्या मिलने वाला। तो उसने क्या किया, उसने बाहर के कॉलेजों में रिफ्यूज लिया। एक किस्म की वर्चुअल माइग्रेशन स्टार्ट हुआ।
हमें गवर्नमेंट से उस चीज का पूरा मुआवजा लेना है, कंपनसेशन लेनी है, 10% रिजर्वेशन रखना। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि एकदम रिटर्न होगा, क्योंकि मेरा जो प्लान है, मेरा जो रोड मैप है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि आपने फार्म भरा और आप कश्मीर पहुंच गए। कुछ यही सोचते हैं कि हमने फार्म भरा तो हम फंस गए, बस हम कश्मीर पहुंच गए, अब क्या करें। ये वो नहीं है। दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है आपके हमारे दिमाग में, हमारे दिल में डालने के लिए कि हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं कश्मीर जाने के लिए, हम अब डरने वाले नहीं है किसी से। तो ये 3 स्टेजों में होगा, एक है रिटर्न, दूसरा है रिहेबिलिटेशन और तीसरा है परमानेंट सेटलमेंट। अब आप बोलोगे, आप क्या बोल रहे हो, रिटर्न, रिहेबिलिटेशन एंड परमानेंट सेटलमेंट। देखिए, रिटर्न का मतलब यही मैंने बोला आपको, जो 20,000 अगर वो हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे तो हमें किसी अकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, ये एकदम हो जाएगी। दूसरा, अगर वो हमें रिजर्वेशन देंगे तो एकदम हो जाएगी, उसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तीसरा, रिटर्न के लिए तीसरा हमें चाहिए वहां पे अकोमोडेशन। और हमने रोड मैप में ये रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो एक कश्मीरी पंडित कॉलोनी बना। श्रीनगर में पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई। हम नहीं कहते कि श्रीनगर में नहीं बनाई, श्रीनगर में ज्यादा बड़ी कॉलोनी बनाई है और सारी डिस्ट्रिक्टों में। वहां पर कॉलोनी जो है उसमें तमाम फैसिलिटी होनी चाहिए। तमाम फैसिलिटी मतलब उसमें हॉस्पिटल होने चाहिए, उसमें हमें कॉलेज होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो किसी पहाड़ी पर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे ये हमें नेगोशिएशन करनी है गवर्नमेंट के साथ। हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलोनी चाहिए और वो कॉलोनी जो है वो उसमें एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस वहां पे साथ में पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पुलिस का स्टेशन होना चाहिए वहां पे, क्लोज टू दैट। एक तो सिक्योरिटी तो है ही, एक वहां पे कंटेक्ट में रहना चाहिए एक स्टेशन। दूसरा, तमाम मोबाइल फैसिलिटीज, सब कुछ मतलब मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो वहां पर होनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी है, आपने हमारा साथ देना है, तभी हम आगे चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपोजिशन कर रहे हैं तो हमारा प्लान ही सारा फेल हो जाता है। अच्छा, जब ये तीन चीजें हमें देखे, अब जो कॉलोनीज बनाएंगे, कॉलोनीज बनाना ऐसे ही नहीं है। आपने देखा है पीएम पैकेज के जो क्वार्टर्स थे कितना टाइम लगा बनाने। तो मैं चाहता हूं आज से 2-3 महीनों में गवर्नमेंट वहां पर लैंड कम से कम एक्वायर करे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। हम उनको स्ट्रेस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप लैंड एक्वायर करो, कम से कम उसको मार्क करो कहां पर लैंड है, हम वो देखेंगे सूटेबल है कि नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं रिटर्न की। उसके बाद जब वहां पे कॉलोनी बन गई, हम वहां पर आ गई, या मुलाजिम लग गए वो वहां पर पहुंच गए, या रिजर्वेशन में हमारे बच्चे चले गए वहां पे। उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में हमने क्या करना है, सपोज अब मैं रिलीफ होल्डर हूं, मैं चला गया कश्मीर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे रिलीफ कंटिन्यू रहना चाहिए। वो रिलीफ जो है मुझे ताउम्र मुझे कंटिन्यू रहना चाहिए। और उसके बाद जैसे पेंशन मिलता है फैमिली पेंशन, इसी तरह वो फैमिली को भी रहना चाहिए। चाहे इसमें 100 साल लगे, 100 साल तक रहना चाहिए। उसके बाद जो हमारे देखिए 2008 में फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई, जो हमारे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ थे वो बेचारे ओवर एज हो गए, उनको कुछ नहीं मिला। उनके लिए हमने एक रोड मैप बनाया है कि उनको हम 3 इंस्टॉलमेंटों में 15-15 लाख रुपए दिलवाएंगे।
15 लाख 3 इंस्टॉलमेंटों में 3 साल में, पहले 3 साल में, जब तक वो अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट उधर बनाएंगे। ये हमारा रोड मैप है, आप इसको समझिए और इसमें बताइए हमने कहाँ पे कोई कोताही रखी है। हमने कोई कोताही नहीं रखी है। अच्छा, जो वहां पे रिलीफ हमारा कंटिन्यू रहेगा, वहां पे राशन भी कंटिन्यू रहना चाहिए, सब कुछ कंटिन्यू रहना चाहिए। इवन जो एम्प्लॉइज है, क्योंकि हमारे पास भी वहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हमें भी वहां पे सब्सिडाइज्ड राशन मिलना चाहिए, जो हमें 1990 से पहले वहां पे मिल रहा था, वो हमें भी मिलना चाहिए, एम्प्लॉइज को भी मिलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब हम वहां पे जाएंगे, मतलब देखिए आपने देखा है जो फार फ्लंग एरियाज है, वहां पर उन्होंने अपनी लैंड भी नहीं बेची है। आरटीआई से भी पता चला है कि 85% लैंड जो है वो अभी इंटैक्ट है। मैं चाहता हूं जब हम वहां पे जाएंगे तो एग्रीकल्चर जो है हमारा, हमें एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट से 15,000 रुपए पर कनाल मिलना चाहिए टू मेक आवर लैंड एग्रीकल्चर। देखिए, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है वहां, उसमें फिर से एक बार एग्रीकल्चर करने के लिए हमने रखा है, हमें मिलना चाहिए 15,000 पर कनाल, ताकि हम इसमें फिर उसको जोतें, फिर उसमें अपनी बुआई करें, उस पर कोई फसल लगा। इसके अलावा जो हमारे वहां पे ऑर्चर्ड्स है, जो बाग है हमारे, उनको रेनोवेट करने के लिए हमें मिलना चाहिए 25,000 रुपए पर कनाल। तो सब चीजें हमने इसमें रखी है। मैंने बहुत सारी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी जो है, इस स्टेट की नहीं, कुछ और स्टेटों की भी स्टडी की है, वहां पे ऐसा ही हुआ है। जब उन लोगों को ये चीजें मिली है तभी वो रिहेबिलिटेट हो गए। अच्छा, रिहेबिलिटेशन के लिए हमें एक और चीज चाहिए। देखिए, मोटिवेशन टू गो टू आवर मदरलैंड। मोटिवेशन में हमने रखा है जो वहां पर वो शॉप्स खुले हुए हैं, जो नेशनल हाईवे पर है या मंदिरों के पास है या प्रोमिनेंट प्लेसेस पे है, वो वहां से हटाकर उनको कहीं दूर लिया जाए, हमारी नजरों से उसको दूर किया जाए। और दूसरी बात, जहां पर वो कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पे होंगे, वहां पर उनको ब्लैक ग्लास लगाया जाए या ब्लैक कपड़े से उनको कवर किया जाए। देखिए, हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, उनके धर्म में क्या है हमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी रिलीजियस प्लेसेस, हमारे रास्ते, हमारी प्रोमिनेंट प्लेसेस, वहां से वो दूर होने चाहिए। उसके बाद देखिए, ये हो गए रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन में एक और चीज है, जो हमारी वहां पर लैंड थी, उसकी जो एनक्रोचमेंट थी वो हटाई जाए। जो हमारे टेम्पल्स है उनकी एनक्रोचमेंट हटाई जाए। देखिए, अब तक हमने बहुत सारी एनक्रोचमेंट हटाई है। आप बोलेंगे आप भी थे कमिश्नर तो आपने क्या किया? हमने बहुत सारी एनक्रोचमेंट इवैक्यूएट करवाए हैं, लेकिन जो ओनर है उसकी वहां न होने की वजह से वो लैंड दी गई है चौकीदार या नंबरदार को, उसके सुपरनामे में दी गई है, और वहां उन्होंने आपस में फिर साठ-गांठ करके फिर उसको जोता है। तो जब तक ना ओनर खुद होगा वहां पे, तब तक पूरी तरह से एनक्रोचमेंट हटानी मुश्किल है। जब हम वहां पे एक बार रिटर्न करेंगे, रिहेबिलिटेशन के लिए इजी हो जाएगा ये हमारे पास।
फिर लास्ट स्टेज में आएगा परमानेंट सेटलमेंट। उसके लिए हमने रखा है 60 lakhs ऑफ रुपीज टू ईच फैमिली। वो हमें मिलने चाहिए 3 इंस्टॉलमेंट में। पहले इंस्टॉलमेंट में 20 लाख, जिससे हम वो लैंड डेवलप करेंगे और वहां पर प्लिंथ बनाएंगे अपने मकान के लिए। दूसरे 20 लाख हमें मिलने चाहिए, जिससे हम अपने मकान का ढांचा बनाएंगे। तीसरे 20 लाख हमें मिलने चाहिए, जिससे अपने मकान की हम फिनिशिंग करें। और तब तक हम क्वार्टर में रह रहे होंगे और हमें जो ही लगेगा कि हालात हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अपने घर में हम अपने घर जाए। ये है परमानेंट रिसेटलमेंट, ये है मेरा रोड मैप। इसके अलावा भी अगर आपको भी, अच्छा इसमें एक और चीज मैं भूल गया, हमने वहां पर वेलफेयर बोर्ड्स बनाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने वेलफेयर बोर्ड्स, मतलब कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड्स, जो हमारी इंटरेस्ट को वहां पे देख लेगा। तो ये हुआ रिटर्न, रिहेबिलिटेशन एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया करते हैं, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। 36 सालों के बाद हमें अपनी धरती माँ ने पुकारा है, हम जरूर जाएंगे और जरूर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच सर। और अगला